अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है पोल्यूटेंट्स। हम पढ़ेंगे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स किस तरह काम करते हैं, और बिलखसूस एक इंतहाई अहम सवाल पढ़ेंगे कि पोल्यूटेंट्स की कितनी अक़साम होती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का टॉपिक है पोल्यूटेंट्स। इन पोल्यूटेंट्स के साथ हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा टाकरा होता है, लेकिन हमने कभी इन पे गौर नहीं किया, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे असरात भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उनके ऊपर भी गौर नहीं किया। अलबत्ता इन पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं जिनकी असल वजह पोल्यूटेंट्स से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों पे इनके असरात क्या हो रहे हैं, और बिलखसूस एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हमसे पूछा जाएगा कि पोल्यूटेंट्स की कितनी अक़साम है और उन अक़साम में क्या फ़र्क है, तो जैसे ही उस शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे मैं आपको पहले ही बताऊंगा ताकि आप उसको अपनी किताब के ऊपर नोट कर लें। तो चलें चलते हैं पोल्यूटेंट्स की तरफ कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, पोल्यूटेंट्स के बारे में पहली बात ज़हन में रखिएगा कि ये वो नकारा मादे हैं। अच्छा, अब ये नकारा मादों से क्या मुराद है बच्चों? मतलब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी ये बने और उसके बाद हवा में खारिज कर दिए गए, तो इनके कोई इस्तेमालात नहीं है हवा में या पानी में, तो इनके कोई इस्तेमालात नहीं होते हैं। इनको यानी ज़ाहिर है इस्तेमालात नहीं थे, तभी हमने इनको खारिज कर दिया। तो ये नकारा मादे हैं। पहली बात, जो हवा और पानी को आलूदा करते हैं। तो ये है इनकी एक बड़ी आसान सी तारीफ कि ऐसे नकारा मादे जो हवा या पानी को आलूदा कर देते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब आप सोचें कि कितने पोल्यूटेंट्स के साथ हमारा रोज़ाना की बुनियादों पे हमारा उनके साथ ताल्लुक होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम कीमियाई चीज़ें जो हवा और पानी को आलूदा कर देती हैं बच्चों, उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, आपने इसको पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसके इस्तेमालात इतने ज़्यादा हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये फर्टिलाइजर्स यानी खादें बनाने के काम आता है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल हैं पोल्यूटेंट्स की, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड काफ़ी बड़े पैमाने पे पोल्यूशन या आलूदगी जो है वो पैदा करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पोल्यूटेंट्स को मिक्स कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, पोल्यूटेंट्स की जरा तारीफ आप पढ़ेंगे ना तो एक लफ्ज इन दोनों में फर्क पैदा कर देगा, और वो है पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आलूदा करते हैं किसी भी चीज को। जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स किसी भी चीज को ना खालिस कर देते हैं, यानी ये उस चीज को आलूदा तो नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता उसको ना खालिस कर देते हैं, यानी उसकी जो प्योरिटी है उसको थोड़ा सा मुतासिर करते हैं। अलबत्ता ये चीज़ों को आलूदा नहीं करते, लेकिन जो पोल्यूटेंट्स हैं वो चीज़ों को आलूदा कर देते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है और वो यही है कि पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स में फ़र्क बताएं। तो पोल्यूटेंट्स चीज़ों को आलूदा कर देते हैं, वो चीज़ें फिर हमें नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन कंटेमिनेंट्स जो हैं वो चीज़ों को ना खालिस करते हैं और उनके वो ना खालिस होने से हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये एक फ़र्क ज़हन में रखिएगा पोल्यूटेंट्स में और कंटेमिनेंट्स में। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक गिलास पानी है और उसके अंदर नमक हमसे गलती से गिर जाता है, तो वह नमक उसको नाखालिस कर रहा है,
तो नमक उसमें एक कंटेमिनेंट का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो पोल्यूटेंट तो नहीं है। उसको उस पानी को पीने से हमें कोई बहुत सीरियस किस्म के, बहुत संजीदा किस्म के मसाइल या बीमारियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। वो उस पानी को बिल्कुल आलूदा तो नहीं कर देगा। तो ये फ़र्क होता है कंटेमिनेंट्स के अंदर और पोल्यूटेंट्स के अंदर। तो हमारा जो आज का मौजू है वो पोल्यूटेंट्स है। तो हमने पोल्यूटेंट्स को बड़ी तफसील में आज हमने उसको पढ़ना है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो एक शानदार मिसाल है पोल्यूटेंट्स की। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी हमारी हवा के अंदर पाया जाता है और ये भी नुकसान पहुंचाता है। और हम देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स किस तरह के नुकसान जो हैं वो हमें जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी तारीफ को समझें कि ऐसे नकारा मादे जो हवा और पानी को आलूदा कर देते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब एक पोल्यूटेंट किस हद तक खतरनाक होगा, इसका फैसला किस चीज ने करना है। इसमें याद रखिएगा बच्चों कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो एक पोल्यूटेंट को खतरनाक बनाती हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी एक पोल्यूटेंट कितना काम करेगा, एक पोल्यूटेंट कितनी आलूदगी पैदा करेगा, वो चीज़ों को किस हद तक ख़राब करेगा, उसका तयन किसने करना है। उसका तयन इन 3 चीज़ों ने करना है जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। इसमें से जो पहला फैक्टर है बेटा वो है उसकी कीमियाई नेचर। जी, वो है उसकी कीमियाई नेचर। कीमियाई नेचर से मुराद क्या है, आया वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये उसकी कीमियाई नेचर है। आया वो एक ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, इसको भी इंशाल्लाह हम लोग आने वाले मौजूआत के अंदर बड़ी तफसील के साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है, क्या वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ये चीज़ है उसकी कीमियाई नेचर। तो उसकी कीमियाई नेचर ने ये फैसला करना होता है। आम तौर पर यह देखा गया है कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऑर्गेनिक भी खतरनाक हैं लेकिन उनके मुकाबले में इनऑर्गेनिक ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो साबित हुआ कि पॉल्यूटेंट्स ने किस हद तक जाके असर करना है, इसका फैसला पहली चीज़ ने करना है और वो चीज़ है उनकी कीमियाई नेचर। तो कीमियाई नेचर में अगर आपसे तफसील पूछी जाती है तो इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी हमने इसमें यह देखना है कि वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है। या हमने ये देखना है कि वो नाइट्रोजनस तो नहीं है, यानी क्या उसके अंदर नाइट्रोजन है, क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे बनते हैं जिनमें नाइट्रोजन कसीर तादाद में पाई जाती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनके अंदर नाइट्रोजन बड़ी कसीर तादाद के अंदर, बड़ी अच्छी परसेंटेज के अंदर पाई जाती है। तो हमने ये देखना है कि क्या वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, वो नाइट्रोजन वाले हैं या। और इसके अंदर बच्चों एक और बड़ी तफसील आती है जिसको हम कहते हैं डीग्रेडेबल, बायोडीग्रेडेबल। अब ये लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा, बायोडीग्रेडेबल। डीग्रेड होता है तोड़ देना और बायो कहते हैं लिविंग यानी जानदार चीजों को। तो बायोडीग्रेडेबल से मुराद है ऐसी चीजें जिनको जानदार तोड़ सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा अल्लाह ताला ने ये खसूसियत बहुत सारे जानदारों को दे रखी है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया और फंजाई, जिनको हम डीकम्पोजर्स का नाम देते हैं। बच्चों ने डीकम्पोजर्स का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो जिन चीज़ों के अंदर ये सलाहियत होती है कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह उसको तोड़ दें, उन्हें हम कहते हैं बायोडीग्रेडेबल। तो नेचर के अंदर हमने ये भी देखना है कि क्या वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी आया जानदार जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई उसको तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। जिनको तोड़ा जा सकता है जाहिर है उन्हें जब तोड़ दिया जाएगा तो उनका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जिन्हें जानदार नहीं तोड़ पाएंगे जाहिर है वो उसी हालत में रहेंगे और वो फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पॉल्यूटेंट ने कितने हद तक जाके असरात दिखाने हैं, इसका तयन पहले एक फैक्टर ने करना है जिसका नाम है कीमियाई नेचर। दूसरा,
मिकदार, हमने ये देखना है कि वो किस मिकदार के अंदर बन रहा है या किस कंसंट्रेशन के अंदर वो बन रहा है। तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को देखना है। अब यहां से अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो ज्यादा मिकदार में बनते हैं, जाहिर है उनके असरात भी ज्यादा होंगे और उनके नुकसानात भी ज्यादा होंगे। लेकिन जो कम मिकदार में बनते हैं उनके नुकसानात भी कम होंगे, उनके असरात भी कम होंगे। अब इसमें मैं आपको मिसाल देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम जगहों के ऊपर बनती हुई दिखाई देती है और ये बहुत कम देर तक रहती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को जहां भी ऑक्सीजन मिलती है वो फौरन उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए और बड़ी कम मिकदार में बनती है, इसलिए उसके असरात भी हमें कम नजर आते हैं, उसके नुकसानात भी हमें कम नजर आते हैं। मगर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर आपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कुदरती हवा का हिस्सा है, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। जी बच्चों, मैंने आपसे कहा था। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर फिर आप आज उसको पोल्यूटेंट क्यों कह रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा, अगर एक चीज कुदरती तौर पर पाई जाती है और उसकी मिकदार हद से बढ़ जाए तो वो भी पोल्यूटेंट है। यानी एक खास मिकदार तक बनी हुई चीज पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम एक पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। अब हमारी आप देखें, हमारी आम जिंदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी जगहों से हमें बनती हुई दिखाई देती है। हम किसी जगह पे कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चलते देखते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल जल रहा है। हम किसी जगह पे कोयला जलते हुए देखते हैं, हमारे घरों में सुई गैस चलती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इस कदर ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी तो वो पोल्यूटेंट ही कहलाएगी। तो एक आम गैस, एक आम कीमियाई मादा हद से ज्यादा बन जाए तो वो भी पोल्यूटेंट का ही किरदार अदा करता है। तो मिकदार और कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि कम मिकदार और कम कॉन्सेंट्रेशन में बनती है, इसलिए उसके असरात और नुकसानात भी हमें कम नजर आते हैं। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वसी पैमाने के ऊपर बनती है, इसलिए हमें उसके ज्यादा असरात और ज्यादा नुकसानात जो हैं वो नजर आते हैं। तो दूसरा फैक्टर था मिकदार और कॉन्सेंट्रेशन। जबकि तीसरा फैक्टर है किसी भी पोल्यूटेंट की बका। बका से मुराद क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का हवाला दिया कि वो कितने अरसे तक रुकेगा उसी हालत में, तो ये उसकी बका है, ये उसकी जिंदगी है। जाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने जहां ऑक्सीजन को देखना उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना देना, खुद वो खत्म हो जाएगा, तो उसके असरात भी खत्म हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई पोल्यूटेंट ज्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रहता है तो याद रखिएगा वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वो ज्यादा असरात दिखाएगा। लेकिन अगर कोई मुख्तसर वक्त के लिए रहता है तो वो मुख्तसर से असरात जो है वो दिखाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि पोल्यूटेंट्स ने किस हद तक जाके नुकसान पहुंचाना है या क्या असरात दिखाने हैं, उसका तयन इन 3 फैक्टर्स ने करना होता है। एक तो उस पोल्यूटेंट की कीमियाई नेचर, एक उसकी मिकदार और उसकी बका, कि उसने कितनी देर तक हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर का हिस्सा रहना है। अब देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स के हमें नुकसानात किस तरह के नजर आते हैं। यानी पोल्यूटेंट्स हमारी जिंदगियों के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर में अगर मैं मुकम्मल तौर पे बात करूं तो वो क्या नुकसानात पहुंचाते हैं। तो बच्चों इसमें याद रखिएगा कि इसके नुकसानात हमें 2 तरह के नजर आते हैं। कुछ नुकसानात हैं जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म नुकसानात थे, यानी वो वक्ती तौर पर आए और उसके बाद ठीक होने लग गया मामला। यानी वक्ती तौर पे उसने कुछ नुकसानात पहुंचाए बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए, लेकिन उसके बहुत लंबे टाइम के लिए हमें असरात जो है वो नजर नहीं आए। जबकि दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म।
ये लॉन्ग टर्म नुकसानात कौन से हैं बच्चों? ये ऐसे नुकसानात हैं फिर जो बहुत लंबे अरसे तक हमें नजर आते हैं, बड़े देर पा होते हैं। अब शॉर्ट टर्म नुकसानात के अंदर अगर आप इसमें देखें तो इसमें से कौन से नुकसानात हो सकते हैं? इसमें इंसानी सेहत के असरात या इंसानी सेहत पर असरात जो होते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं जब कभी भी वो किसी ऐसे इलाके में जाते हैं कि जहां पे पॉल्यूटेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसमें से एक बीमारी का हम ख़ास तौर पे जिक्र कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं गला ख़राब हो जाना। पॉल्यूटेंट्स की वजह से इंसान के गले ख़राब हो जाते हैं, उसको खांसी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को फेफड़ों से मुतल्लिक सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं पॉल्यूटेंट्स की वजह से। बहुत सारे लोगों को स्किन की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि जब तक वो उस पोल्यूटेंट वाले एरिया में रहेंगे या जब तक वो पोल्यूटेंट उस हिस्से में रहेगा तब तक वो बीमारी या वो असरात रहेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म नुकसानात की सूरत में हमारे सामने हमें नज़र आता है। इसके अलावा पौधों को जो नुकसानात होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बयान किया कि कार्बोनिक एसिड हमारी हवा में मौजूद होता है। अब जब बारिश बरसेगी तो ये कार्बोनिक एसिड जाएगा फसलों पे और पौधों को नुकसानात पहुंचाएगा। लेकिन बच्चों इसकी एक ख़ास मिकदार है और जब वो मिकदार ख़त्म हो जाएगी तो वो असरात भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद पौधे ठीक अच्छे अंदाज में अपनी बढ़ोतरी जारी रखेंगे। तो साबित हुआ कि ये पौधों को जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी वक्ती तौर पर ही हो रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं उसमें क्या है? मौसम या मौसमियाती तब्दीलियां। जैसा कि इस वक्त भी हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि ऐसी मौसमियाती तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वो गर्मी के बढ़ने की वजूहात इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि ये सब कुछ पॉल्यूटेंट्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से है। फिर उसके और असरात नज़र आते हैं। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है, सैलाब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमें गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, बिलखसूस हमारे अपने मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में हमें सैलाबी सूरत हाल का तकरीबन हर साल ही सामना करना पड़ता है। तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये भी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये एक दफ़ा आ गई तो अब ये लंबा अरसा चलेंगे और इनको ठीक करने की ज़रूरत भी है। इसके अलावा आबी हयात को नुकसान, चूंकि बच्चों जब सारा पानी और ऐसा पानी जिसमें पॉल्यूटेंट्स भरे पड़े हैं, जब वो बिल आखिर समंदर में जाके गिरेगा तो वहाँ पे जितनी भी आबी हयात है उनको नुकसान पहुँचेगा और जब तक वो पॉल्यूटेंट समंदर में रहेंगे तब तक वो नुकसान पहुँचता रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये भी एक लॉन्ग टर्म नुकसान है। तो पॉल्यूटेंट्स के इस कदर ज़्यादा जो नुकसानात हैं वो हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म नुकसानात के अंदर इमारतों की तबाही है। और इसको भी आने वाले मौज़ूआत में हम बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इमारतों को आखिर क्या होता है पोल्यूशन की वजह से। तो बच्चों आप खुद देखें ना, अब जो बारिश होगी उसके अंदर एसिड्स होंगे, तो एसिड्स जब इमारतों के ऊपर गिरेंगे तो आम तौर पे इमारतें जो हैं वो मार्बल की बनी होती हैं। एसिड्स उस मार्बल को ख़राब करते हैं, इमारतें ख़राब होने लग जाती हैं। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि हमारे इर्द गिर्द आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एक कदीम असासा है हमारा, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें हैं और उनको नुकसानात पहुंच रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो बच्चों ये था हमारे पास टॉपिक पोल्यूटेंट्स का, हमने उसकी तारीफ पढ़ी, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं,
हमने वो फैक्टर्स पढ़े जिन्होंने ये फैसला करना है कि एक पोल्यूटेंट किस कदर नुकसान पहुंचाएगा, और फिर हमने उसके नुकसानात का जायज़ा लिया कि कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। हम कुछ अक़साम पढ़ के देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कितनी तरह के हमें नज़र आते हैं। तो बच्चों, आम तौर पे पोल्यूटेंट्स को हमने दो अक़साम के अंदर तकसीम किया है। पहली किस्म को हमने नाम दिया है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरी किस्म का नाम है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो आइए अब चलते हैं तफसील से प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों, एक हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब इनमें फर्क क्या है? मैं सिर्फ एक लफ्ज बता के ना आपको इनमें फर्क सबसे पहले बताता हूं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट बनते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इनडायरेक्ट बनते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके दूसरे नाम भी आप अपनी किताब के ऊपर मेंशन कर लें। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। ये नाम बताकर मैंने आपकी मुश्किल काफी हद तक आसान कर दी है। सबसे पहले, ये एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, कई एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इसको एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अपनी किताब के ऊपर लिख लीजिए। सवाल कुछ इस तरह से आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में फ़र्क बयान करें। एक दो मरतबा ये सवाल यूं भी आ चुका है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को की तारीफ बयान करें। तो ये दोनों एक ही तरह से हो सकते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं? बच्चों, ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मादे को जलाने से बनते हैं। तो बच्चों, ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट पोल्यूशन इनकी वजह से होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, किसी जगह पर हमने फॉसिल फ्यूल को आग लगाई। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो बच्चों, पिछले चैप्टर्स के अंदर आप इसको बड़ी तफसील के साथ पढ़कर आ चुके हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और गैस, कुदरती गैस, इन सारों का शुमार फॉसिल फ्यूल्स के अंदर होता है। मैं एक दफा दोबारा आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं, क्योंकि ये लफ्ज बार बार आगे जाकर इस्तेमाल होना है। बच्चों, ये लफ्ज फॉसिल उन जानदार चीजों को कहा जाता है जो अब जानदार नहीं रही, जो हजारों लाखों साल पहले मर कर जमीन में दफन हो गए और जमीन ने उनको इस हालत के अंदर तब्दील कर दिया। कोयला क्या है? बच्चों, कोयले के बारे में यही बताया जाता है कि कोयला
किसी वक्त में लकड़ियां होती थी, बहुत बड़े बड़े जंगलात किसी हादसे की वजह से ज़मीन में दफन हो गए, और ज़मीन ने जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उसके ऊपर लगाया तो उसको फॉसिल की यानी कोयले की सूरत में तब्दील कर दिया। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर कोयला, पेट्रोलियम गैस सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आप फर्ज कीजिए कि किसी एक जगह पर हमने इंडस्ट्री लगाई हुई है और उस इंडस्ट्री के अंदर हम कोयले को जला रहे हैं। मिसाल के तौर पे ईंटें बनाने वाली जो भट्टी होती है या ईंटें बनाने वाला जो भट्टा होता है, उसमें हम कोयले को जलाते हैं ताकि वहां पे हीट, हरारत को पैदा किया जाए। जब कोयला जलेगा तो उससे गैसें पैदा होंगी, बिलखसूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होंगी। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो फॉसिल फ्यूल को आग लगाने से, उनको जलाने से, ऑर्गेनिक मादे को डायरेक्टली जलाने से बनते हैं, उन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे कार्बन के ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर सल्फर के ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मिसाल के तौर पे मीथेन। ये सारे के सारे ऐसे कीमियाई मवाद हैं जो डायरेक्टली बनते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को या ऑर्गेनिक चीज़ों को आग लगाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी घर के अंदर, यहाँ तक कि हम गैस को घर में जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पैदा होती है। तो गोया साबित हुआ कि इन्हें डायरेक्ट पोल्यूटेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली उस सोर्स, उस माखज़ से निकाले जा रहे हैं जहाँ पे असल पोल्यूशन की बुनियाद है। कार्बन के ऑक्साइड के अंदर कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2। सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है SO3। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको NO कहा जाता है, और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा एक है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के इन दोनों के दो दो ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के 2 से ज्यादा ऑक्साइड्स हैं। वैसे नाइट्रोजन के 5 के करीब ऑक्साइड देखे गए हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं, और मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। तो बच्चों इन्हें डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली बिल्कुल वहां से बन रहे हैं जहां पे असल पोल्यूशन की बुनियाद रखी जा रही है। मगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे नहीं होते बच्चों। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से बनते हैं, तो गोया साबित हुआ कि ये डायरेक्टली नहीं बन रहे हैं बल्कि ये इनडायरेक्टली बन रहे हैं। यानी हमने किसी जगह पे कोयला, पेट्रोलियम, गैस व दीगर चीजों को आग लगाई, वहां से अखराज हुआ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का, जैसे कि ये है। अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स निकले हवा में, और जब ये हवा में गए तो हवा में जाके दीगर चीजों के साथ उन्होंने रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके कुछ नई चीजें बना दी। वो जो नई चीजें बनाई हैं उनका नाम है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये इनडायरेक्टली बन रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बन रहे। मैं आपको मिसाल देता हूं।
कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2CO3 कैसे बनता है बच्चों? ये तब बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है हवा में जाके पानी के साथ रिएक्शन करता है, तब बनता है कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बोनिक एसिड जो कि खुद एक पोल्यूटेंट है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बना बल्कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बना है, इसलिए हमने उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम दिया है। मिसाल के तौर पे नाइट्रिक एसिड, ये बहुत कम होता है, इसके चांसेस भी बड़े कम होते हैं, ज्यादातर नाइट्रस एसिड आमतौर पे बन जाता है और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। और ये कैसे बनता है? जब नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं हवा में जाते हैं और पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तब ये बनता है। इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको उर्फे आम में पैन कहा जाता है, PAN। PAN का मतलब है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बच्चों इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H3NO5। तो अब आप देख सकते हो कि ये इसमें चूंकि NO5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा जब वो किसी और के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हवा में मौजूद होता है। और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के बारे में एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये आम तौर पे कहां पे पैदा होता हुआ हमें नजर आता है? जहां पर हम फोटो केमिकल स्मोग देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये फोटो केमिकल स्मोक क्या होती है, तो इसके शिकंजे में पिछले कुछ अरसे से तो हमारा मुल्क भी आ चुका हुआ है। अब देखते हैं कि हर साल एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमें हमारे इर्द गिर्द स्मॉग नज़र आती है, उसको फोटो केमिकल स्मोक कहा जाता है। ये लफ्ज़ स्मॉग जो है ये दो लफ्ज़ों को मिला के बनाया गया है, इसमें से जो स्मोक और फोग दोनों को मिला के इसको बनाया गया, यानी ऐसी धुंध नुमा चीज़ जिसके अंदर धुआं होता है और पोल्यूटेंट्स होता है, उसको हम स्मोक का नाम देते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी इंसानी सेहत से नुकसानदेह चीज़ों के अंदर ये शामिल है, जैसे कि आंखों के अंदर शदीद खारिश शुरू हो जाना, जलन शुरू हो जाना, वो भी स्मोक की वजह से है। और स्मोक के अंदर ऐसी ही चीज़ें मौजूद होती हैं पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जैसी, जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। हत्ता कि याद रखिएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर ओजोन का शुमार भी होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ओजोन यानी O3 और ओजोन के बारे में अभी हम गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि ओजोन तो बड़ी हिफाजती एक लेयर अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बना रखी है। लेकिन बेटा मैंने आगाज़ में ही बता दिया था कि अगर एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है और वो हद से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो भी हम उसको पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, लेकिन अगर ये किसी वजह से ट्रोपोस्फीयर में बन जाती है तो ये ट्रोपोस्फीयर के लिहाज से क्या होगी? पोल्यूटेंट होगी। वजह यह है कि कुदरती तौर पर ये ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती, लेकिन अगर इंसानी कुछ चीज़ों की वजह से, इंसानी कामों की वजह से अगर ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाए तो वो एक पोल्यूटेंट है। और याद रखिएगा ओजोन हमें फोटोकॉपी मशीनों के करीब बनती हुई महसूस होती है, और ये बनती भी है वहाँ पे। हमें फोटोकॉपी होते साथ ही जो एक अजीब सी एक स्मेल आती है वो असल में ओजोन की होती है। तो ओजोन वहाँ पे एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे पैदा हो रहा होता है।
तो बच्चों याद रखिएगा, ये है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में सबसे बड़ा फर्क, कि प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मादे को जलाने से बनेंगे, और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इनडायरेक्ट हैं। ये दूसरा फर्क आपने ज़हन में रखना है। तीसरी बात ज़हन में रखिएगा जो कि बड़ी अहम है, कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं ये आम तौर पर देखा गया है कि ये अनस्टेबल होते हैं। अब यहां पर आके बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, वो कहते हैं सर ये स्टेबल और अनस्टेबल से क्या मुराद है? अगर एक चीज अपनी ओरिजिनल हालत जिसमें वो है उसी हालत में पड़ी हुई है, हम कहते हैं वो स्टेबल है, क्योंकि वो किसी और के साथ रिएक्शन करके कोई नई चीज पैदा नहीं कर रही। लेकिन अगर एक चीज खुद टूट जाती है या किसी के साथ रिएक्शन कर जाती है और नई चीज में तब्दील हो जाती है, हम कहते हैं वो अनस्टेबल है। चूंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं, तो यहां से साबित हुआ कि ये अनस्टेबल हैं, और जो चीज अनस्टेबल होती है उसके बारे में याद रखिएगा कि वो रिएक्टिव होती है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में याद रखिएगा ये स्टेबल होते हैं। इसीलिए तो वो जिस हालत में बनते हैं उसी हालत के अंदर ही आमतौर पे वो लंबे अरसे तक हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी हवा, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये तीन बहुत बड़े फर्क मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में बताए हैं, और चौथे फर्क के तौर पे आपने इनकी मिसालें जो मैंने बताई हैं उनको आपने लिख देना है। तो इस तरह हम चार बड़े फर्क करने में कामयाब हो गए हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। अब आते हैं लेक्चर की एक आखिरी बात की तरफ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये पोल्यूटेंट्स बन कहाँ से रहे हैं? याद रखिएगा बच्चों, पॉल्यूटेंट्स की पहली दफ़ा निशानदही 1922 में की गई थी, और ये भी ध्यान में रखिएगा पॉल्यूटेंट्स जब भी बनते हैं वो कुदरती अमल से नहीं बनते, वो इंसान की ही मुख्तलिफ कामों की वजह से बनते हैं। हमने इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, हम घरों में बेदरेग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में हमें खाने पीने के मराकज़ नज़र आते हैं। बहुत सारी जगहों से, ऐसी जगहों से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। कुदरती तौर पे पोल्यूटेंट्स बहुत कम देखे गए, ना होने के बराबर, वो ज़्यादातर पानी के देखे गए। हवा के पोल्यूटेंट्स कुदरती तौर पर नहीं देखे गए। तो हवा के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स पैदा हुए हैं वो सारे के सारे इंसान की ही सरगर्मियों की वजह से पैदा हुए हैं। लिहाजा अब इंसान को ही इन सरगर्मियों का हल निकालना चाहिए, और इस पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये हल भी इंसान ने निकालना है। तो बच्चों ये आपके पास टॉपिक था पोल्यूटेंट्स का, और इसमें दो या तीन अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने देख लिया। पोल्यूटेंट्स की तारीफ, पोल्यूटेंट्स के फैक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की तारीफ या उनके अंदर फर्क। तो ये चीज़ें जो हैं वो लाजमन आपने ज़हन में रखनी है, और जितनी भी मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं उनको अपनी किताब के ऊपर ज़रूर लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये था हमारा एक मुख्तसर सा उन्वान जिसमें हमने पढ़ा कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जो चीज़ों को आलूदा कर देते हैं। और इसमें हमने जो बड़े अहम सवाल को पढ़ा है वो है कि जब हमसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में फ़र्क बताएं तो हमें किस तरह उनके दरमियान फ़र्क बताने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।